बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर में पैदल मार्च किया। ममता बनर्जी के पैदल मार्च के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ रही। ममता बनर्जी ने लोगों से वोट करने की अपील की। भवानीपुर सीट इस चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहीं से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा। 29 अप्रैल को भवानीपुर समेत 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अमित शाह ने टीएमसी को गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा था कि 5 मई के बाद अराजकता करने वालों को उल्टा लटका देंगे। अब इस पर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। हुगली की रैली में ममता ने कहा कि अमित शाह डराने वाली बात कर रहे हैं। बंगाल के लोगों को डराने धमकाने की साजिश की जा रही है। हम इसके खिलाफ केस करेंगे। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सीट भवानीपुर में बाहरी वोटर्स को लाया जा रहा है ताकि चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सके। बंगाल के जमालपुर की चुनावी रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि दीदी महिलाओं को रात में घर से ना निकलने की सलाह दे रही हैं। ये अपने आप में शर्म की बात है। हमारी सरकार बनने पर एक छोटी बच्ची भी रात के 1 बजे आराम से घूम सकेगी। महिलाओं पर आंख उठाने वालों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ममता ने सीए लाने से मना कर दिया। हमारी सरकार बनने पर मतुआ समाज के लोगों को नागरिकता मिलेगी। बंगाल के हुगली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया और इस दौरान राजनाथ सिंह ने बंगाल में जीत का दावा किया। राजनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठियों का सफाया करेंगे। गुंडों को जेल भेजा जाएगा। 4 मई को दीदी की विदाई तय है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना की रैली में योगी ने कहा कि दीदी के 15 साल के शासन ने बंगाल के सामने पहचान का संकट ला दिया है। इन्होंने घुसपैठियों को बसाया और बंगालियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया। बंगाल को पहले कांग्रेस ने बर्बाद किया, फिर कम्युनिस्टों ने लोगों को धमकाया और अब टीएमसी सिंडिकेट चला रही है। लेकिन 4 मई को जंगल राज का अंत होकर रहेगा। जनता ने दीदी की विदाई का मन बना लिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बंगाल के श्रीरामपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने देश के संसाधनों को कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को बेच दिया। राहुल ने कहा पीएम मोदी जहां भी जाते हैं सिर्फ नफरत फैलाते हैं। बंगाल में मोहब्बत बनाम नफरत की लड़ाई है। जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। बंगाल की चुनावी लड़ाई में तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी के समर्थन के लिए उत्तर 24 परगना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। दूर दूर तक बंगाल में बीजेपी दिखाई नहीं देती। तेजस्वी ने दावा किया कि ममता फिर से बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रही है। दीदी की जीत के बाद हम दिल्ली का रुख करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। जिस शीश महल की वजह से दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा, अब उसका पार्ट 2 पंजाब में हार की वजह बनेगा। राघव ने कहा कि पार्टी ने भ्रष्टाचार के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। मेहनती लोग या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने की प्रक्रिया में। आम आदमी पार्टी बगावत करने वाले 7 सांसदों को गद्दार बता रही है। पंजाब के जलंधर में आप नेता और कार्यकर्ता सांसद हरभजन सिंह के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने घर की दीवार पर गद्दार लिख दिया। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम भी उन 7 सांसदों में शामिल है जो आप छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूटे पंजाब सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। सीएम मान आप विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात कर सांसदों की बगावत पर बात करेंगे। बता दें कि कल राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आप से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद से आप में हड़कंप मचा हुआ है। राघव चड्ढा समेत आपके साथ राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को संजय सिंह ने असंवैधानिक बताया। राज्यसभा सभापति से तत्काल प्रभाव से सभी 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि सांसदों का बीजेपी में जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। तो वहीं पंजाब के आप विधायकों और लोकसभा सांसदों को लेकर संजय सिंह ने कहा कि सभी विधायक और सांसद एकजुट हैं। वे लोग किसी के साथ कहीं नहीं जा सकते रहे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टॉप पर छात्रों से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। सीएम ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेधावियों की कड़ी मेहनत और अनुशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये छात्र भविष्य में भी इसी तरह प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। यूपी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। लखनऊ के एक गुरुकुल में संस्कारों के नाम पर 11 साल के मासूम दिव्यांश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी महंत सौरभ मिश्रा ने बच्चे के हंसने और बात न मानने पर उसे बेल्ट से पीटा, दीवार पर पटक दिया। हद तो तब हो गई जब हत्या के बाद आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सबूत मिटाए और शव को कानपुर में घर के बाहर फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी महंत और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में झुलसाती गर्मी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तपती दोपहर में मास्क लगाकर सफर करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पारा 40 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। नींबू सोडा और गन्ने का जूस पीकर लोग खुद को हाइड्रेट कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी का सितम अभी और बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सत्ता के रसूख में टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई।
मामला वाल्मीकिपुरम के टोल प्लाजा का है, जहां टीडीपी विधायक सुरेंद्र बाबू के समर्थकों ने टोल कर्मचारियों पर हमला कर दिया। विवाद विधायक की गाड़ी को रोकने की कोशिश के बाद शुरू हुआ। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन नेताओं की दबंगई को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान में पिछले 57 दिनों से आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा बंद है। ये दुनिया भर में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन है। इसकी वजह से ईरानी लोगों का बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। ईरान के भीतर कितना नुकसान हुआ, इसकी कोई खबर नहीं है। सिर्फ ईरानी सरकार का डेटा ही दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। ईरानी लोगों की तकलीफ को दुनिया से छिपाया जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टॉपर छात्रों से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। सीएम ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेधावियों की कड़ी मेहनत और अनुशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये छात्र भविष्य में भी इस तरह प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मुंबई में एक शख्स ने 27 साल बाद अपने चाचा के एनकाउंटर का बदला लिया। 1999 में गैंगस्टर शादिक कालिया का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। उसकी मुखबरी करने वाले शख्स को शादिक जावर ने अपने साथी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। 78 साल के इब्राहिम सेलिया का धारदार हथियार की मदद से कत्ल कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और सर्विलांस की मदद से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। हालांकि परिवार पैसे के विवाद को लेकर कत्ल की बात कर रहा है। यूपी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। लखनऊ के एक गुरुकुल में संस्कारों के नाम पर 11 साल के मासूम दिव्यांश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी महंत सौरभ मिश्रा ने बच्चे के हंसने और बात ना मानने पर उसे बेल्ट से पीटा और दीवार पर पटक दिया। हद तो तब हो गई जब हत्या के बाद आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सबूत मिटाया और शव को कानपुर में घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी महंत और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में भयानक हादसे से हड़कंप मच गया। संतोषपुर स्टेशन के पास रेलवे लाइन से सटी पुरानी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। 16 बीघे में फैली इन झुग्गियों से उठते काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। सुरक्षा के लिहाज से रेल सर्विस को फिलहाल रोक दिया गया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई। देश की राजधानी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। दोपहर करीब 1 बजे लगी इस आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। गोदाम में रखे सिलेंडर्स में ब्लास्ट होने से स्थिति और गंभीर हो गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तमिलनाडु के नीलगिरी स्थित पार्स वैली के जंगलों में भीषण आग थमने का नाम नहीं ले रही। आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल है। सुलूर एयरबेस से आए हेलीकॉप्टर बम्बी बकेट तकनीक के जरिए आसमान से हजारों लीटर पानी बरसा रहे हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीमें भी जमीन पर ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन उबड़-खाबड़ रास्तों की वजह से मुश्किल पड़ गई है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया। रूस ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर हमला किया। औद्योगिक एनर्जी और फ्यूल के साथ परिवहन से जुड़े इलाकों को निशाना बनाया। कुछ सेना के एयरपोर्ट पट्टी को भी टारगेट किया गया। इसके अलावा रूसी सेना ने खार्किव और डोनेट्स्क में 2 बस्तियों पर कब्जा कर लिया। तो वहीं पलटवार करते हुए यूक्रेन ने भी रूसी सैनिकों के जमावड़े वाले 4 इलाकों पर हमला किया। अमेरिका और ईरान के साथ सीजफायर बातचीत के दूसरे दौर से पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों, संसद और विदेशी दूतावास के बाहर रेड जोन एरिया है। उसके अलावा आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। राजधानी के होटल्स में रुकने वाले गेस्ट की भी सभी जानकारियां पुलिस के साथ साझा की गई हैं। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भारी इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। सरकार ने इस बढ़ोतरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे को जिम्मेदार ठहराया। पेरू में पुलिस ने पूर्व चुनाव आयोग अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों के घर पर छापेमारी की। हाल ही में हुए चुनाव में बैलेट पेपर की कमी और गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में कार्रवाई की गई। इसके अलावा जिस कंपनी को बैलेट पेपर बनाने का काम दिया गया था, वहां भी छापेमारी हुई। इस दौरान फोन, दस्तावेज और दूसरे सबूत इकट्ठा किए गए। फिलहाल पेरू में 7 जून को दूसरे दौर का मतदान होगा। गाजा में सामूहिक शादी समारोह में 150 जोड़ों ने शादी की। दुल्हनों ने पारंपरिक फिलिस्तीनी प्रिंट वाले कपड़े पहने। लोगों ने ढोल के साथ देश के झंडे लहराए। युद्ध के कारण प्रभावित हो चुके जीवन के बीच लोगों ने खुशियां मनाई। लोगों ने कहा कि 2 साल से मन बहुत उदास था, अब हमें शांति और खुशियों की उम्मीद है। हालांकि विवाह समारोह के बीच भी इजरायल ने गाजा पर हमले किए, जहां कार्यक्रम से दूर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई।
गाजा और वेस्ट बैंक में शनिवार को 2 दशकों के बाद स्थानीय चुनाव हुए। पुरुष और महिला वोटर्स अपने पहचान पत्र के साथ वोट देने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं। वेस्ट बैंक और गाजा में चुनावों को परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। वेस्ट बैंक में सड़क, पानी और बिजली जैसे मुद्दे हैं और गाजा को लेकर अधिकारियों का कहना है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है। गाजा में 70,000 और वेस्ट बैंक में 10 लाख मतदाता हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहे क्यूबा में आर्थिक संकट है। देश के पर्यटन में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीच, वाइब्रेंट कल्चर और रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज के लिए क्यूबा में पर्यटक आते हैं। क्यूबा में सालाना 3 मिलियन से 4 मिलियन लोग घूमने आते हैं। इससे $2.6 मिलियन की कमाई होती है और इस सीजन में क्यूबा में विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण देश में बिजली और फ्यूल की भारी कमी है। जापान सरकार के फैसले के खिलाफ टोक्यो में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हाथों में तख्तियां लिए लोगों ने पीएम तकाइची के इस्तीफे की मांग की है। दरअसल जापान सरकार ने हथियारों के निर्यात को मंजूरी दे दी, जिसके बाद लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 80 साल पहले हुए युद्ध पर विचार करना चाहिए था। हमारे पीछे के हथियारों और मिसाइलों से लोग मारे जाएंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि जापान एक अत्याचारी देश बनता जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने थाईलैंड की डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने कहा कि दुनिया में बदलती परिस्थितियों के बीच हम मिलकर काम करने को तैयार हैं। हम अपने मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करेंगे। एकजुटता और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्र शांति के लिए भी काम करेंगे। ओक्लाहोमा में तूफान के साथ आई बवंडर ने तबाही मचा दी है। इलाके के गवर्नर ने तूफान से हुए नुकसान का दौरा किया। तूफान के कारण कई बवंडर उठे, जिसमें 40 घरों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद इमरजेंसी टीम ने घर घर जाकर राहत का काम शुरू किया और इस दौरान बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन कई और हिस्सों में भी तूफान और बारिश आ सकती है।